सभी के लिए नमस्ते। क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी का आपका पहला लेक्चर है। ये इस तौर से कोटा यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन के लिए है। मेरा नाम है आनंद सिंह। डिटेल्स आपको दिख ही रही। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। ये आपको सिलेबस है। सिलेबस में ये देखने की है। पहला तो है आपका 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। सेक्शन जो होगा उसमें छोटे छोटे 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। सेक्शन बी होगा वो आपका लार्ज साइज के क्वेश्चन होंगे, ऐसे टाइप के। वहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे। हर में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। हर एक यूनिट में 5 यूनिट हैं आपके सिलेबस के अंदर, तो उन 5 में से 2-2 क्वेश्चन लेकर चलने हैं। ठीक है ना। तो उस तरीके से आपको 400 शब्द लगभग आप कहें तो आगे पीछे से लगभग 2 से 3 पेज मिलाकर, ऐसे टोटल 5 से 6 पेज आप लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको बनेंगे। एक पेज जो होता है 18 से 20 का, उधर की तरफ आपके लगभग 70 से 80 शब्द आते हैं। तो ये एवरेज है, उस हिसाब से आपको 4 या 5 पेजों में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका पहला यूनिट जो रहेगा वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड रहेगा, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, कि किस प्रकार से संरचना बनती है, विकिरण के नियम कौन कौन से हैं, सूर्य ताप और ऊष्मा संतुलन क्या है। इस तरह से इन सारी चीज़ों को यहाँ तक पढ़ेंगे अपन। आज इस यूनिट 1 का हाफ पोर्शन ही कर पाएंगे। ये बहुत डिटेल्ड है, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा एग्ज़ाम। बच्चे कुछ ही चीज़ों को अपन 1 बाई 1 पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, इन सारी चीज़ों को अपन क्लियर करते चले जाएंगे। तो पहली यूनिट है, और पहली यूनिट का आपका पहला टॉपिक वायुमंडल का संगठन और संरचना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई वायुमंडल है क्या। तो पृथ्वी है, उसके आसपास वायु है, जिसके में हम सांस ले रहे हैं वो भी एक वायु ही है। आप समझिए इस बात को कि ये पृथ्वी के चारों तरफ हवा उपस्थित है। यानी हम किसी भी देश में, किसी भी महाद्वीप में, महासागर में जाएं तो वहाँ हमको लेने के लिए सांस उपलब्ध रहेगी। हाँ, एक से एक्सट्रीम कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं जहाँ पे नहीं हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेस ऐसे हैं पृथ्वी पे जहाँ पे आपको वायु मिलेगी, एयर मिलेगी, जिससे आप जिंदे रह सको। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है छोटी सी, जिसको आप देख सकते हो। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, और सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। आगे चल के देखते रहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमको बचाती हैं, कौन सी नहीं बचाती हैं, इसका क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो वायुमंडल के संगठन को अपन 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला गैसों से निर्मित, दूसरा जलवाष्प से निर्मित, और तीसरा जो हिस्सा है इसका पर्टिकुलेट, यानी छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से निर्मित। ठीक है ना। यानी गैस, कण और जलवाष्प, इन 3 चीज़ों से मिलकर वायुमंडल का संगठन बनता है। अब गैस कौन कौन सी है, यहाँ पे NOAC लिखा है, NOAC। आप शॉर्टकट में से याद रखेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। वेपर जो है ये जल वाष्प है। जल वाष्प आप समझ ही रहे हो कि ये जल का वाष्पीकृत रूप है, जो H2O ही होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ जानने की बात यह है कि आपने कभी ग्रीन हाउस गैस का कंसेप्ट जो सुना है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है H2O, ये दोनों ग्रीन हाउस गैस होती हैं।
अब ये कंसेप्ट आगे अपन समझेंगे कि ग्रीन हाउस गैस कैसे काम करती हैं, ये अपन के जानने का रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रैप शब्द लगाया है, उसका मतलब ये है कि जो पृथ्वी है उसके आसपास जो भी वायु है वहाँ ग्रीन हाउस गैसें उपलब्ध हैं, और वो ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली रोशनी को ट्रैप कर लेती हैं, गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं, ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। ओके। पार्टिकुलेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे धूल है, नमक है, धूल हुआ, नमक हुआ, पोलन हुआ। पोलन क्या होते हैं, फूलों के परागण। और ऐश यानी राख। ये इतनी सारी चीज़ें मिलकर कुछ कणों के रूप में उपस्थित होती हैं, वो भी किसका हिस्सा होती है, वायुमंडल का। अब इनका मुख्य काम क्या है, एक तो स्कैटरिंग करवाना। स्कैटरिंग का मतलब होता है विसरण। अ, तो स्कैटरिंग जो है उसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी चीज़ आ रही है, यानी कोई रोशनी आ रही है, तो रोशनी किसी कण से टकरा कर इधर उधर अलग अलग व्यवस्था से फैल जाए, तो ये स्कैटरिंग होगी। फैलाव, प्रकीर्णन, है ना। और दूसरी चीज़ है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कि जल वाष्प जो है उसका संघनन होना। संघनन होने का मतलब है कि बूंद बनना, और बूंद बनेगी किसी कण के ऊपर, तो कण जो है वो एक बूंद का रूप धारण कर लेगा, और वो आसमान से गिरकर हमें बूंद के रूप में या बरसात के रूप में प्राप्त होगा। इस तरह से वायुमंडल का संगठन हमारे सामने है। आगे चलते हैं। एटमॉस्फेयर की गैस, यानी जो इसकी संरचना है, उस संरचना की गैसीय अवस्था को अपन ध्यान में लेकर और आगे समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने मैंने बोला था NOAC, तो ये क्या है, सीक्वेंस में बताई थी मैंने चीज़ें। ये जो टेबल बनी हुई है आपके सामने, इस टेबल में यहाँ पे आप समझिएगा, इन चीज़ों को मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकता हूँ आपके लिए। तो एक बार मैं कलर चूज कर लूँ। देखो मैंने बोला NOAC, NOAC, तो ये वाला हिस्सा N का, ये वाला O, ये OAC। समझ में आ रही ना बात। NOAC, तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये आर्गन। और जो बहुत ही छोटे से हिस्से में यहाँ पे आपको जो दिख नहीं रही है वो है ट्रेस गैसेस, ये वाला हिस्सा, प्लस एटसेट्रा। समझ में आ रही ना बात। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये तो अपन को मोटे तौर पे दिख जाती हैं, यानी इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, ये जितनी सारी गैसें हैं, ये सारी की सारी ट्रेस गैसेस होती हैं। इनकी परसेंटेज बाई वॉल्यूम, यानी इनकी मात्रा का जो प्रतिशत है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये क्लियर चीज़ अपन के सामने देखने को मिली। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर किस तरीके से जो हमारा वायुमंडल है उसका केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलता है। मैंने आपके सामने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं। एक तो है होमोस्फेयर, यहाँ से ये मिट गया है तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। होमो, HOMOSPHERE, होमोस्फेयर। और एक है हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर जो है वो सममंडल है, हेट्रोस्फेयर वो है विषम मंडल है। सममंडल और विषम मंडल का मतलब क्या है कि ये विषम है, ये विषम है, विषम, विषम। तो भाई विषम का मतलब है कि जो चीज़ें समान मात्रा में नहीं हो, यानी कुछ गैसों का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग रूप में पाया जाएगा। यानी आप इसी एक सेक्शन के अंदर जाकर उस गैस की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे सेक्शन के अंदर जाकर उस दूसरी गैस की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। यानी सेक्शन ए जो है, पहले वाला,
वो सेक्शन बी में नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत ही नगण्य अवस्था में। इस तरह से ये हेट्रोस्फेयर काम करता है। होमोस्फेयर का मतलब है कि जो मंडल है यानी जो एरिया है वहाँ पे गैस जो हैं वो एक जैसा रूप लिए हुए हैं। यानी 1 किलो आपने हवा यहाँ से अपने राजस्थान से उठाई, और 1 किलो हवा आपने अमेरिका के किसी कोने से उठाई, कैलिफोर्निया से उठाई, सेम टू सेम हवा का कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि उसके अंदर 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन देखने को डेफिनेटली मिलेगी। और दूसरी गैसों का जो कंपोजिशन है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बाकी इन गैसों का कंपोजिशन आपको डेफिनेटली इतना ही मिलेगा। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका इधर उधर हो सकता है, तो विषम मंडल से संबंधित नहीं है ये। मेन बात यहाँ पे जानने की ये है कि आजकल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना है। लोग बाग अनाप शनाप चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और फेंक रहे हैं, तो वो वातावरण में मिल रही हैं, चीज़ों को बढ़ा रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होना या हाइड्रोजन का उत्सर्जन होना। तो अपने लेवल पे इन गैसों को लोग बाग आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको वातावरण के अंदर डाल रहे हैं। इस वजह से ये जो होमोस्फेयर है इसका भी संतुलन थोड़ा थोड़ा बिगड़ता है। लेकिन थ्योरेटिकली किताब के तौर पे हम इस चीज़ को इस तरह से जानेंगे कि यहाँ पे जो होमोस्फेयर यानी सममंडल के अंदर जो गैसें हैं वो बराबर तरीके से जमी रहती हैं हर जगह। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाला पोर्शन अपन समझेंगे इसी के अंदर कि अपन की एनवायरनमेंट पे इनका मंडल कैसे होता है। ठीक है ना। मान के चलो आपने ऊपर से नीचे तक ये एक कॉलम ले लिया। ये जो आप यहाँ पे एक कॉलम देख रहे हो, ये अब इसमें 0 से 90 किलोमीटर यानी धरातल पे हम जहाँ पे पैर रख के चलते हैं धरती के उस हिस्से से और 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, इस वाले हिस्से के अंदर तो सममंडल जाना जाएगा। समझ में आ गई ना बात। पृथ्वी के एकदम सतह से और ऊपर की तरफ हम 90 किलोमीटर तक चलते जाएंगे, वहां तक सममंडल होता है। सममंडल की खासियत ये होती है कि यहाँ पे कुछ मिश्र गैसें मिलती हैं जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित अवस्था में देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी सतह पे कौन कौन सी लेयर्स के अंदर ये चीज़ मिलती है, तो मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल के अंदर ये चीज़ मिलती हैं। और ऊपर की जो भी ताप मंडल, आयन मंडल, विषम मंडल, बहिर्मंडल, एक्स वाई जेड जो हैं ये विषम मंडल के लिए मिलती हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मोलिक्यूलर नाइट्रोजन यानी आणविक रूप से शुद्ध नाइट्रोजन, आणविक रूप से शुद्ध ऑक्सीजन, आणविक रूप से शुद्ध हीलियम और आणविक रूप से ही हाइड्रोजन, ये अलग अलग लेवल पे देखने को मिलती हैं। यानी 90 किलोमीटर से और कुछ लगभग आपका 350 किलोमीटर के आसपास तक तो नाइट्रोजन गैस मिलेगी। वहाँ से 1100 किलोमीटर के आसपास तक मोलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। वहाँ से 3500 किलोमीटर के आसपास तक ये हीलियम गैस मिलेगी। और उससे ऊपर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये इनके अलग अलग जोन होते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाता है, विषम मंडल। विषम मंडल की ऊंचाई क्या है, 90 से 10,000 किलोमीटर के बीच में। सममंडल की ऊंचाई क्या है, 0 से 90 किलोमीटर के बीच में। आगे बात समझ में। आगे चलते हैं। अभी हम देख रहे हैं हमारे सामने तो वायुमंडल की संरचना को देख रहे हैं। तो संरचना का मतलब क्या है, सिंपली बात यह है कि इस जगह पे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर कौन कौन से मंडल या कौन कौन से गैसों का जो आवरण है वो किस किस तरीके से देखने को मिलता है, उनको बोलते क्या हैं। ठीक है ना। कौन सी ऊंचाई पे कौन सी चीज़ रहती है, उनमें तापों में परिवर्तन, ऊंचाइयों में परिवर्तन किस प्रकार होता है, ये अपन देखने को पाएंगे। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है ये हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। इसके ऊपर जाने पे यानी इसके आसपास सबसे निचला हिस्सा जो है ये ग्रीन कलर का आपको बेल्ट दिख रही है, ये पृथ्वी के सबसे क्लोज सतह है। इस ग्रीन कलर को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। तो ये वाला हिस्सा ट्रोपोस्फेयर हो गया। और फिर ये वाला हिस्सा समताप मंडल के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। ये रेड कलर वाला हिस्सा, रेड कलर वाला हिस्सा जो है किस नाम से हो गया,
स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से हो गया, और इसके अलावा ये मेसोस्फेयर के नाम से हो गया, है ना, यानी मध्य मंडल के नाम से जाना गया। अब ये जो तीन हिस्से हैं, कौन कौन से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये होमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, यानी इसमें गैसों का जो व्यवस्था है वो समान रहती है। उसके ऊपर जो है आपका थर्मोस्फेयर, और उसके ऊपर जो है एक्सोस्फेयर। ये वाला हिस्सा थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल के नाम से जाना जाता है, और ये एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। थर्मोस्फेयर का ही एक हिस्सा जो होता है इससे ऊपर आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कौन कौन सी लेयर देखने को मिलती हैं, डी, ई, एफ और जी लेयर देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, नीचे से ऊपर जाने पर इस तरह से देखने को मिलती हैं। तो अभी यहाँ पे तापमान का अंतराल और देख लेते हैं अपन, कि जो क्षोभ मंडल है यानी पृथ्वी का सबसे निचला मंडल, जिस मंडल में हम सांस ले रहे हैं, वो कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल। पेड़ पौधे एक्स वाई जेड जो भी चीजें हैं ऊंचाई लिए हुए हैं, वो सब किस मंडल के अंदर है, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल के अंदर। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह तक जाने पर, यानी पृथ्वी के निचले तल से हम जहाँ पे पैर रख के खड़े हैं वहां से ऊपर की तरफ लगभग 10 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे तापमान में घटत होती चली जाएगी। ऊपरी हिस्से में -60 डिग्री तक तापमान देखने को मिलेगा। इससे निचला वाला हिस्सा जब अपन देखेंगे, यानी इससे आगे बढ़ेंगे, तो इस मंडल का नाम क्या है, समताप मंडल। समताप मंडल में जाकर तापमान में परिवर्तन आता है, तापमान जो है बढ़ता है। तापमान बढ़ रहा है, वो किस तरह से बढ़ रहा है भाई, नेगेटिव से और 0 डिग्री तक ये तापमान बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ, विशेष तौर से ओजोन गैस की उपस्थिति से। अब ओजोन मंडल जो होता है वो वो जो ओजोन मंडल जो होता है आपका, वो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल का ही पार्ट होता है, यानी तापमान की समान मात्रा पर लेकर आ जाता है, जहां से शुरू हुए थे वहीं खत्म कर देता है, इसलिए समताप मंडल है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि तापमान में अधिकता आ रही है, तापमान बढ़ रहा है -60 डिग्री से और 0 तक ये तापमान को लेकर आ रहा है। और कारण क्या हुआ, यहाँ पे ओजोन गैस की उपस्थिति। ओजोन जो है इसके बीचों बीच वाले हिस्से के अंदर पाई जाती है, जो लगभग 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई धरातल से लिए हुए होती है। इसके आगे चलते हैं, जिसका नाम है मध्य मंडल। ये क्रीम कलर दिख रहा है आपको, मध्य मंडल। ओके, मध्य मंडल जो है आपका, यहाँ पे जाने पे तापमान में घटत दर्श होती है, प्रदर्शित होती है। तो घटत यानी 0 से फिर यह वापस घटेगा -80 डिग्री तक, ठीक है ना। तो इस जगह पे तापमान में घटत दर्ज होती है। उसके आगे वाला जो मंडल है वो आपका तापमंडल है, ताप है ना। तो यहीं पे आयन मंडल भी है, तो यहाँ पे तापमान जो है वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाता है। -80 से पहले 0 आएगा, फिर 0 से 10 20 50 करके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक बहुत ही ज़्यादा अधिक तापमान देखने को मिलता है। इससे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ये ग्रीन कलर की जो बेल्ट देखने को मिल रही है, ये हेट्रोस्फेयर का हिस्सा है, यानी इसके अंदर गैसेस जो हैं वो बिल्कुल ही मिश्रित अवस्था में नहीं रहती है, अलग अलग उनका सेग्रीगेशन होता है। ये बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। बहिर्मंडल यानी बाहर का मंडल। इससे ऊपर जो है मंडलों की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसको बाहर वाला मंडल यानी बहिर्मंडल बोल दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला है विकिरण के नियम। पहले नियम देख ले थोड़ा सा, उसके बाद में अपन देखेंगे कि विकिरण है क्या, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा विकिरण देख ही लेते हैं। तो भाई विकिरण जो है वो सूर्य से चालू होती हैं, है ना। सूर्य से कुछ किरणें निकलती हैं, सूर्य की सतह से कुछ किरणें निकलती हैं, वो हमारी पृथ्वी पर आकर गिरती हैं, तो वो क्या है, विकिरण है। ओके, क्या बोला जाएगा उसको, रेडिएशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज दर्शाती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये इसका डेफिनेशन देख लेते हैं होगा क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं वो सूर्य की सतह से
और पृथ्वी पर आकर गिरती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कहलाती हैं, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। हमारी पृथ्वी पर आने वाली विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें हैं, उस रेडिएशन को इस हिस्सों में बांटा जा सकता है: गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है ना। विजिबल के और दूसरे अलग पार्ट होंगे। ये 7 रंग आपके सामने देखने को मिल रहे हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है ना। इसको विबग्योर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? VIBGYOR, यानी इनके पहले पहले अक्षर अपन ने देखने को देख लिए। ठीक है ना, VIBGYOR। ओके। अब गामा किरण होती है, इसके बारे में अपन समझ लेते हैं। ये लैम्बडा यहाँ पे मैंने लिखा है, लैम्बडा माने की जो वेवलेंथ है वो, यानी एक तरंग हो सकती है और उस तरंग की जो तरंग की लंबाई है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि तरंग की लंबाई किस तरह से देखने को मिलती है। तो मान के चलो हमने यहाँ पे ये तरंग ली, और तरंग की इस जगह से लेकर और इस जगह एक लूप इसको क्रॉस करने में जितनी दूरी तय करनी होगी, वो क्या कहलाएगा? आपका तरंग दैर्ध्य, तरंग की लंबाई, लैम्बडा के नाम से इसको प्रदर्शित करें। क्या बोलेंगे? लैम्बडा, या कुछ लोग इसको डेल्टा भी बोलते हैं, लेकिन लैम्बडा इसका सही नाम है। ठीक है ना। तो लैम्बडा यहाँ पे ये बहुत ही कम होता है, यानी तरंग की जो लंबाई है वो बहुत ही इतनी छोटी छोटी होती है, बिल्कुल ही इस तरह से जैसे आपने कंघे के दांत देखे होंगे उस तरीके से। और ये फिर ये चौड़ी होती चली जाती है, और चौड़ी होती चली जाती है, और चौड़ी हो चली जाती है। और रेडियो वेव पे आकर तो ये जो है वो 2-4 किलोमीटर की डिस्टेंस लिए हो जाती है, यानी यहाँ से और यहाँ तक आने में आपको करीब 5 से 10 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर, क्या 10 किलोमीटर देखने को, इसकी लंबाई देखने को मिलती है, रेडियो वेव कहलाती है। ओके। ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यानी कि ये कितनी बार इसकी आवृत्ति हुई एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ये जो तरंग है वो कितनी बार बदली 1 मिनट के अंदर, है ना। इस तरह हर्ट्ज में इसको नापते हैं। किस में नापते हैं? हर्ट्ज में। ओके। तो हर्ट्ज में क्या है? फ्रीक्वेंसी जो है इसकी मैक्सिमम होती है, और इधर इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है मिनिमम, यानी ये लैम्बडा जो होता है, तरंग की जो लंबाई होती है वो इस फ्रीक्वेंसी के अपोजिट होती है। ठीक है ना। इस तरह से ये जो रेडिएशन है वो देखने को मिलती है। अब रेडिएशन के दो नियम होते हैं, एक तो वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब इसने ये बोला कि भाई मान के चलो कोई सतह है, मान के चलो सूर्य है, तो सूर्य से सन, है ना, जहाँ से सोलर एनर्जी जो है बाहर की तरफ रेडिएट हो रही है, कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, एक जगह से बाहर की तरफ जा रही है, तो तरंग की लंबाई जो है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी तापमान में अगर कमी होगी, तापमान घटेगा, तो तरंग की लंबाई बढ़ेगी। और तरंग की लंबाई अगर घट रही है, तरंग की लंबाई घट रही है, तो तापमान बढ़ेगा। ये एक दूसरे के अपोजिट तरीके से चलेंगे। ये रेडिएशन का लॉ है, यानी यहाँ से पृथ्वी पर किस तरीके से जो है रेडिएशन यानी विकिरण आकर गिरेगी, तो ये है। आगे बात समझ में? यानी तरंग की लंबाई वो है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होगी। स्टीफन बोल्ट्जमैन मैन का जो नियम है वो क्या है कि फ्लो समानुपाती T⁴, यानी यहाँ से सूर्य से और अर्थ तक जो फ्लो जाएगा, जितनी सारी ऊर्जा जाएगी एक जगह से दूसरी जगह पर, जो ऊर्जा ट्रांसफर होगी वो तापमान का चौथा पावर, 4 घात, जैसे टू दी पावर 2 करेंगे अपन तो हो जाएगा 4, और टू दी पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 16। इतना, इस तरह से किसी पावर को अपन यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसका मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम्स, है ना। जैसे इसको कैसे बोलेंगे? T × T × T × T। इतनी ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ पे जो
तापमान है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये अपन ने यहाँ देखा। हाँ, एक चीज जो है वो फोटोन थी यहाँ पे। ये फोटोन जो है भाई, वो फोटोन क्या है कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो दो तरीके से निकलती है। तो सन एनर्जी, जो सन की एनर्जी है, या ये इंसोलेशन है, सौर्य तप कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सौर्य तप। जो सूर्य तप है वो दो तरीके से निकलता है। नंबर वन तो है वेव फॉर्मेट में, WAV, यानी तरंग के रूप में, और दूसरा है पैकेट के रूप में। पैकेट के रूप में। अब पैकेट जो है वो फोटोन का पैकेट होगा, या इसकी तरंग होगी इस तरह से, और ये ऊर्जा का बंडल होगा। ऊर्जा का बंडल होगा। ऐसे बंडल 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 बहुत सारे मिलकर जो है देखने को मिलते हैं। यानी ये दोनों चीजें वो साथ साथ रहती हैं, साथ साथ चलती हैं। आप कभी भी जो सूर्य की रोशनी है उसमें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों देख सकते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये नहीं दिखेगा, और ये देख रहे हैं तो ये नहीं दिखेगा, ऐसा होता है। तो फोटोन जो है, अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि सूर्य की रोशनी जो निकल के आ रही है वो अपन को फोटोन के तौर पे देखने को मिलेगी। बात समझ में आ गई? अब रोशनी जो है उसकी स्पीड कुछ इस तरह से होती है। कितनी? 3 × 10⁸ ये क्या है? घात। क्या बोलते हैं इसको? घात। यानी 10 की, ऐसे में लिखता 10⁸ तो ये वाला हिस्सा है। या फिर 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर अगर आप चलवा पा रहे हो, ठीक है ना, तो वो क्या रहेगा आपका? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। विज्ञान की अभी तक की सबसे लेटेस्ट खोज यही है, सबसे इम्पोर्टेंट खोज यही है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। इससे आगे किसी भी चीज़ की स्पीड नहीं हो सकती है। ये मैक्सिमम है, इसको किसी ने अचीव नहीं किया है। सिवाय जो लाइट है, यानी रोशनी है, सूर्य की ऊर्जा है, उसके अलावा किसी ने इसको क्रॉस नहीं किया है। ठीक है ना। अपन अंतरिक्ष के अंदर दूरी भी लाइट ईयर के नाम से जानते हैं, मापते हैं। यानी 1 साल में लाइट कितनी दूरी तय करेगी वो 1 लाइट ईयर माना जाएगा। अब जैसे कोई 5 लाइट ईयर दूर है, कोई कोई ग्रह या कुछ भी, और आकाशगंगा वगैरह, तो उसका मतलब ये है कि ये 5 साल लगाएगी लाइट उस जगह पर पहुंचने में, तो वो 5 लाइट ईयर के नाम से जाना गया। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में कि जो हमारा सूर्य ताप है उसका वितरण किस प्रकार है। सूर्य ताप का वितरण किस प्रकार है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं आपके लिए इसका हिंदी शब्द, शब्दकोश के अनुसार सूर्य ताप वितरण। सूर्य ताप का वितरण। तो भाई इस तरह से ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और ये क्या है? इसका ट्रॉपिकल जोन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्षेत्र है। उष्णकटिबंध में आपको बता चुका हूँ पहले भी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच का हिस्सा जो है वो उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है, जिसको समर सोलस्टिस के नाम से जाना जाएगा। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा है, इसलिए इसको विंटर सोलस्टिस के नाम से जाना जाएगा। और ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री का, क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर, विषुवत रेखा। बात समझ में आई ना? विषुवत रेखा जो है उस पर सूर्य कब कब चमकता है? या तो वो 23 सितंबर को चमकता है लंबवत रूप से, और या फिर 21 मार्च को चमकता है। तो इनमें क्या है, 3 3 महीने के गैप पे ये सब काम होता है। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर आ गया, जुलाई अगस्त बीच में रह गए, सितंबर आ गया, अक्टूबर और नवंबर बीच में रह गए, दिसंबर आ गया तीसरे महीने में। उसी प्रकार फिर दिसंबर आ गया, जनवरी
और फरवरी रह गए, मार्च आ गया। फिर मई और जून रह गए, मई और जून रह गए बीच में, ये आ गया। सॉरी, अप्रैल और मई रह गए, अप्रैल और मई रह गए तो ये जून आ गया। तो इस प्रकार ये हर 3 महीने के अंतराल पर और सूर्य जो है अपनी जो लोकेशन है वो बदलता है पृथ्वी के ऊपर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य इन तीनों जगह पे ही लंबवत चमकता है। ना तो वो मिड लैटिट्यूड के अंदर लंबवत चमकेगा, ना पोलर लैटिट्यूड के अंदर लंबवत चमकेगा। यानी मध्य वाले जो अक्षांश हैं, ना तो वहाँ सूर्य तीव्रता से चमकेगा, और पोलर पे तो वो बहुत ही कम चमकेगा। मैं आपको बता दूं कि 90 डिग्री जो होता है ये एक बिंदु होता है, और इस बिंदु का 90 डिग्री अक्षांश पर 6 महीने रात, 6 महीने रात और 6 महीने ही दिन। समझ में आई ना बात? ऐसा कब होता है? दिन तो कब होगा? जब सूर्य उत्तरायण वाली अवस्था में होगा। 21 जून को यहाँ लंबवत पड़ेगा तो इधर क्या है, दिन होगा। और अगर सूर्य इधर लंबवत पड़ रहा है तो इधर क्या होगी, रात। सॉरी, इधर लंबवत पड़ रहा है तो यहाँ दिन होगा और यहाँ रात होगी। ऐसा उल्टा होगा, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो यहाँ पे तिरछी पड़ेगी। तो तिरछी पड़ेगी तो इसका मतलब सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से नहीं पड़ी, तो ये हिस्सा अंधकार में डूब जाएगा। और अगर ये वाली हिस्सी स्थिति से सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो वो यहाँ पे तिरछी पड़ेगी। इसको यहाँ पर पहुँचने में बहुत रास्ता तय करना पड़ेगा, तो ये वाला हिस्सा जो है वो भी अंधेरे में डूबा रहेगा। बात समझ में आ गई ना? इस तरह से हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य का जो ताप है वो देखने को मिलता है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर है पृथ्वी पे वो कर्क रेखा और मकर रेखा पे होता है, ना कि इस पर 0 डिग्री पे। टेम्परेचर मैक्सिमम कर्क एंड मकर, यानी टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम भी होता है और उसकी मात्रा भी ज़्यादा होती है। समझ में आ रही ना बात? जो इंसोलेशन है, सूर्य तप है, वो कर्क और मकर रेखा पे सर्वाधिक पड़ता है। और ऐसा इस वजह से होता है कि 0 डिग्री पे क्या है, बादलों की मात्रा ज़्यादा रहती है। क्या रहती है यहाँ पे? ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है, बादल ज़्यादा रहते हैं। बादल, अब बादल ज़्यादा होंगे तो बादल क्या है, आप जानते हो, धूप को आने नहीं देते। इस वजह से जो ट्रॉपिकल जोन है, इसका जो सेंटर पॉइंट है इक्वेटर, तो यहाँ पे इक्वेटर पे बादल रहते हैं, और यहाँ पे सूर्य का जो तप है वो बजाय इस जगह के कम रहता है। समझ में आ गई ना बात? तो कर्क रेखा और मकर रेखा पे सूर्य का तप ज़्यादा रहेगा, सूर्य तप ज़्यादा। समझ में आ गई ना बात? दैट्स इट। अब देख लेते हैं कि जो सूर्य तप जो है उसको प्रभावित करने वाले कारण क्या क्या हैं। तो पहला अपन ने डिटेल में देख चुके हैं, एंगल ऑफ सनरेज। किस प्रकार से सूर्य की जो किरणें हैं वो 6 महीने पोल पे अंधेरा और 6 महीने उजाला रखती हैं। वो किस प्रकार वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में क्या डालती हैं, रोशनी। आपने देखा होगा कि भारत जैसे कुछ देश हैं, उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया है। वो इसलिए कि यहाँ पे वर्ष भर सौर ऊर्जा की उपलब्धता रहती है। हर रोज धूप निकलेगी, उजाला होगा, ये प्रॉपर है। रेयर केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि यहाँ पे अंधेरा रहे, बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल। ओके, तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि एंगल ऑफ सनरेज किस प्रकार चीज़ों को इम्पेक्ट डालता है। लेंथ ऑफ द डे, मान के चलो किसी जगह पे
अंधेरा है। कहाँ है अंधेरा? जहाँ रात है वहाँ अंधेरा है भाई। और रात जो है वो इक्वेटर पे 12 घंटे रात दिन बराबर रहते हैं। और पोल पर, ध्रुव वाली स्थिति पे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या होगा? 6 महीने रात और दिन होंगे। 12 घंटे से शुरू हुआ सफर 6 महीने तक पहुंच जाता है, बढ़ता बढ़ता, कहीं 1 महीने, कहीं 2 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 5 महीने और कहीं 6 महीने तक। समझ में आ रही है ना बात? ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ भी ऐसा ही होगा और उत्तरी गोलार्ध की तरफ भी ऐसा ही होगा। लेंथ ऑफ द डे इस प्रकार से सूर्य की ऊर्जा को आने से कभी कभी रोकता भी है और कभी सहायता भी करता है। थर्ड पॉइंट अपन देखें कि डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है अपने अक्ष पे, कुछ हिस्सा है इसका, और साथ साथ ये सूर्य के वृत्ताकार चक्कर नहीं लगा रही है। एक बार सूर्य का लोकस यहाँ रहता है, एक बार सूर्य यहाँ रहता है। मान के चलो सूर्य जो है ये सन है ना, और ये अर्थ है। सूर्य के चक्कर का लगा रही है मान लो पृथ्वी, और इनके बीच में जो दूरी है वो कम है। तो क्या होगा, पृथ्वी पे सीधी सन सोलर एनर्जी पड़ेगी। समझ आ रही ना बात? इसको क्या बोलेंगे? पेरीहेलियन, पेरीहेलियन नाम ही यही है। दूसरी बात, सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये वाली दूरी, यहां से लेकर और यहां तक की दूरी, इसको एपीहेलियन बोलते हैं। ये ज्यादा होती है। साल के अंदर कुछ कुछ टाइम के लिए पेरीहेलियन होता है और कुछ टाइम के लिए एपीहेलियन होता है। जब एपीहेलियन होता है थोड़े टाइम के लिए, तब सूर्य की सीधी रोशनी पृथ्वी के बहुत कम क्षेत्र पर पड़ती है। सीधी रोशनी तो बहुत ज्यादा पड़ेगी लेकिन क्षेत्र बहुत कम रहेगा। मान के चलो वो पृथ्वी है और इतने छोटे से इलाके के अंदर पूरी पृथ्वी पे एग्जैक्टली बहुत ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ गई। और एपीहेलियन की स्थिति में वही दूरी जो है वो मोटी हो जाएगी। सूर्य की रोशनी है वो मात्रा ज़्यादा रहेगी, लेकिन दूरी भी, मोटाई भी उस चीज़ की बहुत ज़्यादा रहेगी। समझ में आई ना? सूर्य इसके क्लोज है और सूर्य यहाँ से दूर है। आपने टॉर्च की लाइट डाल के देखी है? नज़दीक डालोगे तो उसका जो हिस्सा है वो छोटा रहेगा, और दूर से डालोगे तो वही रहे, ज़्यादा बड़ा रहेगा। सेम कहानी है यहाँ पे भी। आप समझ गए होगे। सन स्पॉट होता क्या है भाई कि सूर्य के ऊपर बहुत सारे आंधी तूफान आते हैं। क्या आते हैं? आंधी तूफान। समझ में आ गई ना बात? तो आंधी तूफान आते टाइम क्या है, हमारी पृथ्वी से अगर हम उस सूर्य को देखेंगे तो वहां पे कुछ इस तरह से धब्बे नजर आएंगे। इस तरह से कोई धब्बा नजर आ गया छोटा सा, कोई कहाँ छई छोटा सा, इस तरह छई छपा छई क्या नजर आएंगे अपन को? धब्बे। जब धब्बे नजर आएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? सन स्पॉट। अब मात्रा अगर इनकी बढ़ रही है तो ये पृथ्वी पे तापमान भी ज्यादा पैदा करेंगे, यानी सूर्य की सोलर एनर्जी उस जगह से ज्यादा देखने को मिलेगी और ज्यादा मिलेगी हमें भी। तो उस स्थिति में होगा क्या कि पृथ्वी पे तापमान बढ़ जाएगा। अब ऐसा कब कब होता है, सन स्पॉट कब अकर होते हैं, कब मिलते हैं? तो इसका एक एवरेज टाइम पीरियड है कि ये 11 साल की डिस्टेंस पे देखने को मिलता है। यानी 11 साल, हर 11 साल में इनकी मात्रा बढ़ जाती है और ये सन स्पॉट देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? अब ये
सोलर एनर्जी को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, वो बात समझ में आ गई ना बात। हर 11वीं साल में तापमान बढ़ेगा, वो वाली बात हो गई है। अब बात आती है कि कुछ पृथ्वी की जो वातावरण है उसके अंदर कुछ घटनाएं होती हैं, उनसे भी जो सूर्य का जो ताप है उसमें परिवर्तन आता है। पहला है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। भाई क्या क्या अवशोषण हो रहा है? ऑक्सीजन, ओजोन और वाटर वेपर, ये अलग अलग चीजों का अवशोषण कर लेते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई ये किन किन चीजों का अवशोषण करते हैं, तो वो कोई हमें भी बता दो। तो अवशोषण क्या है? यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस चीज का अवशोषण करेगा? तो भाई ऑक्सीजन जो है आपका, एक सेकेंड, राइट। तो शॉर्ट वेव की जो रेडिएशन होती है उसको ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, उन आने वाली किरणों को ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है। ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेता है। वो भी आज तो सूर्य से ही रही है, लेकिन उस उनका एक हिस्सा है अल्ट्रावायलेट वाला, उसी को करता है। अभी हमने रेडिएशन देखी ना, उसके अंदर यूवी थी, वॉयलेट थी, है ना, और विजिबल लाइट थी, एक्सरे थी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो रेडिएशन थी, उसमें से सिर्फ यूवी वाला हिस्सा, अल्ट्रावायलेट वाला हिस्सा ओजोन कवर करता है। ओके, इस तरह से। और जो क्या नाम है इसका, वाटर वेपर जो है वो यहाँ का टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है उसको कवर करवाता है। ओके, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्प्शन के तौर पे देखी जा सकती। स्कैटरिंग, राइट। स्कैटरिंग जो है भाई वो किस तरह से काम करती है? तो स्कैटरिंग का मतलब है प्रकीर्णन। कुछ चीज़ें किसी चीज़ से टकराएगी और वो फैल जाएगी। यानी सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर किन्हीं कणों से अगर वो टकरा रही है तो वो फैल रही है, वो स्कैटरिंग कहलाएगी। अब स्कैटरिंग जो है वो हमको देखने को मिलती है, या तो आसमान नीला है, इसका उदाहरण है स्कैटरिंग की वजह से ही होता है कि जो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत जल्दी टकरा कर और स्कैटर कर जाती है। या फिर सुबह शाम का जो आसमान में लालिमा होती है वो भी किस नाम से जानी जाती है, पता मुझे? स्कैटरिंग के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे लाल और ऑरेंज जो रंग हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी जगह बदलते हैं, स्कैटरिंग करते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्ट क्या चीज़ हो रही है? एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी व्यवस्था बना के चेंज कर दे। अब रिफ्लेक्ट का मतलब है परावर्तन। अब मान लो कोई ऐसी बड़ी दीवार आ जाए और उससे आप टकराओ, तो होगा क्या? आप अपनी जगह बदल लोगे भाई, दीवार को तो क्रॉस नहीं कर पाओगे, लेकिन या तो आप सीधे उसी दिशा में पीछे आ जाओगे या इधर उधर की साइड में गिर जाओगे। आपने गेंद खेला होगा, क्रिकेट खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, होता क्या है, सामने बहुत मजबूत चीज आ जाए, जैसे बैट आ जाए, तो क्रिकेट की गेंद उस बैट से टकरा के और अपनी जगह बदल लेती है, उड़ जाती है ना, छक्का चौके लग जाते हैं। रिफ्लेक्शन उसी तरीके से काम करता है। गेंद आई, बल्ले से टकराई, रिफ्लेक्ट, अपनी दिशा परिवर्तन कर लेगी। अब ये रिफ्लेक्शन है, ये हमें दो तरीके से देखने को मिल सकता है। या तो ये डिफ्यूजन या विसरण के तौर पे देखने को मिल सकता है, या एल्बिडो की तरफ से देखने को मिल सकता है। विसरण क्या है? विसरण का मतलब है रात को भी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देना। बिल्कुल अंधेरा होता है फिर भी आपको कुछ पेड़ पौधे, कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ आदमी का हल्का सा एक छाया, कि भाई ये कोई आ रहा है, वो सारी चीजें छोटी, मतलब बहुत कम उजाले वाली व्यवस्था डिफ्यूजन होती है। ऐसा कब होता है? कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे कण हैं वायुमंडल के, उन कणों से सूर्य की रोशनी टकराती है, फिर वो वो जो
वेव है, तरंग है रोशनी की, वो एक से दूसरे कण से, दूसरे से तीसरे कण से, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कणों से वो टकरा कर हमें देखने को मिलती है। तो वो रोशनी पूरे आसमान में छाई हुई रहती है हमेशा, इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देख सकते हैं। ओके। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो होता है किसी भी सतह का चीज़ों को, या फिर बोलें कि सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता। कि जैसे एक बर्फ वाला हिस्सा है, यानी वो बिल्कुल सफ़ेद है, तो वो कुछ भी एब्जॉर्व नहीं करेगा। बिल्कुल सफ़ेद चीज़ कुछ भी एब्जॉर्व नहीं करती, इसलिए वो उसको वापस से आसमान में डाल देती है। ठीक है। अल्बिडो का एक हिस्सा ये हुआ। अल्बिडो जो है वो हर चीज़ का हो सकता है। वो आदमी का भी अल्बिडो हो सकता है, पेड़ पौधों का भी अल्बिडो हो सकता है, ज़मीन का, पानी का, इस तरह से दुनिया भर की चीज़ों का अल्बिडो हो सकता है। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट अल्बिडो का मतलब है या तो बादलों का अल्बिडो या बर्फ़ का अल्बिडो, क्योंकि ये सफ़ेद सतह होती हैं और यहाँ से ही सर्वाधिक मात्रा में क्या उड़ता है? सोलर एनर्जी रेडिएट बैक टू द पाई। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, हीट बजट। बहुत से लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बजट है, और बजट का मतलब है लेन देन। कुछ चीज़ें आ रही हैं तो उनका वापस में हिसाब करना पड़ेगा, वो जाएंगी कैसे कैसे या खपेंगी कैसे कैसे। कोई चीज़ खाई जा रही है तो उसको भी बताओ, कोई चीज़ लौटाई जा रही है तो उसको भी बताओ। तो भाई शुरुआत जो होती है वो हर चीज़ की परसेंटेज से होती है। परसेंटेज का मतलब होता है 100वां हिस्सा, या फिर 100 हिस्से। एग्जैक्टली कहें तो 100 हिस्से। तो उन 100 हिस्सों को आप अलग अलग तरीके से आप बांटना चाहो तो 100 का मतलब पूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना? तो अपन जो जोड़ लगाएंगे वो यहाँ पे वो उसी तरीके से लगाएंगे। कोई भी चीज़ है वो 100 करनी है, वो आने पे भी 100 होनी चाहिए, वो जाने पे भी 100 होनी चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे दो, इस चित्र के अंदर दो हिस्से बना रखे हैं। पहला जो हिस्सा है वो हिस्सा तो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन का, उसको बोलते हैं शॉर्ट वेव। इस तरह से शॉर्ट वेव है, वो सूर्य से और पृथ्वी, सूर्य से और कहाँ आ रही है? पृथ्वी पे आ रही है। शॉर्ट वेव में। और दूसरी जो है वो पृथ्वी से और कहाँ जा रही है? सूर्य की तरफ, आसमान में। पृथ्वी से लौट करके कहाँ जा रही है? आसमान में। वो कैसी होगी? लॉन्ग वेव। इस तरह से। भाई देखो, टोटल सोलर रेडिएशन 100% आई, शुरुआत हो रही है 100% से। तो एक हिस्सा तो उसका कहाँ? स्कैटर्ड टू स्पेस -6। यहाँ पे मान लो बहुत सारे कण आ जाते हैं इस तरह से, है ना? तो कण वापस 6% का तो हिस्सा, 100 में से 6 हिस्से, तो वही कण वापस सूर्य को पहुंचा देते हैं कि भाई हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, अपना अपनी व्यवस्था आप रखो, हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब स्कैटर्ड स्पेस में हो गई, और स्कैटर्ड रेडिएशन जो है वो ग्राउंड की तरफ हो गई। ग्राउंड की तरफ हुई स्कैटरिंग में से 17 हिस्से पृथ्वी ने अपने अंदर समेट लिए। पृथ्वी ने कितने समेटे? 17 हिस्से। अब आते हैं बादलों का डायरेक्ट रेडिएशन। बादलों ने के थ्रू बादलों ने एक काम तो क्या किया? 27% हिस्सा बादलों ने अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, यानी बादलों ने रिफ्लेक्ट कर दिया। यहाँ एल्बिडो शब्द जो था वो भी काम आ रहा है। और आने वाली चीज में से 27 वापस गया, और 34 हिस्सा पृथ्वी ने अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया।
और 17, 34, 51 हो गए। और 14 हिस्सा किसने ऑब्जर्व कर लिया? एटमॉस्फेयर ने ऑब्जर्व कर लिया। और इसमें से 2 हिस्सा पृथ्वी ने, माइनस के 2 हिस्से पृथ्वी ने वापस किसको भेज दिए? बैक टू द स्काई। अब देखो, माइनस माइनस के, -6, -27, -2, 29, और 6, 35%। तो कहाँ गया? आसमान में। पृथ्वी ने कितना खाया? 17, 34, 51 और 14। 51 और 14, बोलो भाई। 5 और 6, 65। 65 और 35 कितने होते हैं? 100। यानी खाया कितना? 65। खाया कितना? 65 हिस्सा। 14 हिस्सा आसमान ने खा लिया, एटमॉस्फेयर ने, वायुमंडल ने। 34 हिस्से पृथ्वी ने खा लिए, और 17 हिस्से पृथ्वी ने खा लिए। समझ में आ गई ना? अब ये अलग अलग क्यों है? ये स्कैटरिंग से आई है भाई, और ये बादलों से आई है। ये 17 हिस्से स्कैटरिंग से आए, 6 वापस चले गए, 17 नीचे आ गए। स्कैटरिंग यानी कणों से टकराकर पृथ्वी की तरफ आना, या पृथ्वी से कहीं दूर से तरफ जाना, कणों से ही टकराकर। समझ में आ गई ना बात? तो इस तरह से 100% यहाँ पे हमारा काम हो गया। यानी जो कोई चीज़ आई उसका 100% आपने हिसाब पेश कर दिया, कि 35 हिस्से जो हैं वो तो आसमान में लौटा दिए, और 65 हिस्से उसने, पृथ्वी ने अपने अंदर समाहित कर लिए। अब हो गई ये तो दिन की कहानी। रात को क्या होगा? रात हो गई, सूर्य गया, पृथ्वी आसमान की तरफ रेडिएशन को लौटाएगी। अब पृथ्वी ने शुरुआत करी 23 यूनिट को लौटाने से। 23 यूनिट ने इसने लौटाए, तो आसमान ने 6 खा लिए। हिस्से किसने खा लिए? आसमान ने खा लिए। और 17 हिस्से कहाँ पहुंच गए? स्पेस के अंदर, पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ के भाग गए 17 हिस्से। ओके। टर्ब्यूलेंस एंड कन्वेक्शन, तो 9 हिस्से किसने खा लिए? टर्ब्यूलेंस एंड कन्वेक्शन, यानी सोलर एनर्जी थी, वो ऊपर जा रही थी आसमान में। वो कह रही हम पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं भाई। बादलों का गड़गड़ाहट हुई, नीचे से ऊपर की तरफ बादल बनने की प्रक्रिया हुई, संघनन की प्रक्रिया हुई। ऐसी अवस्था के अंदर एनर्जी चाहिए भाई, और इसने एनर्जी में से 9 यूनिट ले ली। क्लियर हो गया ना? लॉन्ग वेव की 23 यूनिट में से 17 आसमान में चली गई, 6 यूनिट 17 आसमान में चली गई, और 6 यूनिट कहाँ रह गई? पृथ्वी के वायुमंडल में। टर्बुलेंस से 9 यूनिट और पृथ्वी के वायुमंडल में रह गई, और कंडेंसेशन से 19 यूनिट ये भी वायुमंडल में ही रह गई। लेकिन वायुमंडल के बहुत सारे हिस्से में से 48 यूनिट वापस स्पेस में भेज दी गई। समझ में आ रही ना बात? अब इनको जोड़ो भाई। 5, 5 और एक 6, 65 हिस्से जो पृथ्वी ने चरे थे वो कहाँ पहुंचा दिए? बताओ भाई। आसमान के अंदर पहुंचा दिए, स्काई में, और एग्जैक्टली कहें तो स्पेस में। समझ में आ गई ना बात? और बचे कुचे 35 हिस्से वो कहाँ रह गए? वो रह गए अपने वायुमंडल के अंदर। तो पृथ्वी ने अपने पास कुछ नहीं रखा, 100 की 100 यूनिट उसने कहाँ पहुंचा दी? आसमान में। ओके। तो इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है भाई। इतना ही हिस्सा आज हम पढ़ पाएंगे, बहुत रात हो गई है।
बचा हुआ हिस्सा अपन कल पढ़ेंगे।